जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। और वो आर्थिक मामलों की पत्रकारिता करते थे और उन्होंने 4 साल पहले 5 साल पहले उनसे कहा कि अब वो वापस जाना चाहते हैं और उन्होंने पूछा क्यों, तो उन दोनों ने कहा कि अब भारत की कहानी समाप्त हुई। नाउ द इंडिया स्टोरी इज ओवर। हिंदुस्तान की कहानी दुनिया की निगाह में खत्म हुई मालूम पड़ती है क्योंकि देश एक लगातार अशांति के दौर से गुजर रहा है। तो अनेक वजह हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अलग अलग स्तरों में भारत छोड़ रहे हैं और इसलिए कि अब भारत की कहानी में कोई जान बची नहीं रह गई लगती है लोगों को। 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे। नौकरी मिली सिर्फ 7.22 लाख को, यानी 1000 में से सिर्फ 3 को। बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है। सच में तो ये है, रोजगार देना इनके बस की बात ही नहीं है। युवा देश का एसेट है, भाजपा उन्हें लायबिलिटी दिखा रही है। ये बात ट्वीट करके राहुल गांधी ने कही है। तो दोस्तों, पढ़े लिखे यंगस्टर्स मुल्क की दौलत हैं, लेकिन अफसोस भारत को छोड़कर जाने वालों की रफ्तार तेज होती जा रही है और इस साल पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा लोगों ने भारत की सिटीजनशिप यानी नागरिकता छोड़ दी है। सोचिए, सरकार के अमृतकाल के इस दौर में जब मुल्क में बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे की बहार है, लोग खुद से गैस, फर्टिलाइजर और बिजली सब्सिडी छोड़ रहे हैं और दुनिया भारत के आगे सर झुका रही है, तब ये लोग भारत की सिटीजनशिप यानी नागरिकता छोड़ रहे हैं। भारत का कीमती गहना आज भारत छोड़ रहा है, जो किसी दूसरे मुल्क के ताज का चमकता नगीना बनेगा, क्योंकि मौजूदा दौर की सियासत ने अपना सोने के ताज को धर्म, नफरत और जाति के नाम पर बांटने वालों के कीचड़ में डाल दिया है। जिन्हें कीचड़ पसंद है वो 4 मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के सुख में जी रहे हैं। पर अजीब बात है कि जब 800 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर कोई हिंदू बैठा है, हिंदू राष्ट्र बनने का मौका आया है, तो भारत के लोग क्रिश्चियन मुल्कों में भाग रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन टैक्स हेवन भी नहीं है। ये देश सस्ते नहीं हैं। हिंदुस्तान में कमाया हुआ 80 लाख रुपया वहां सिर्फ 1 लाख में बदल जाता है, लेकिन ये लोग फिर भी वहां जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां कानून की हुकूमत है, बराबरी के मौके हैं, हेल्दी कंपटीशन और शानदार एजुकेशन सिस्टम है। मजहब टेम्पल्स, मस्जिद और चर्च की 4 दीवारी में सिमटा हुआ है। सियासत बहस और एंटरटेनमेंट के लिए टाइम पास नहीं है। देशभक्ति गद्दारी, गालीबाजी, दादागिरी, सेटिंग, डर और धमकी नहीं है। लोगों के खाने पीने, पहनने, प्यार करने पर गुंडों का पहरा नहीं है। वहां सरकार का आम लोगों की जिंदगी में दखल देना बेहद कम है। भारत में एक पोजीशन से ऊपर उठते ही आप नजर में आ जाते हैं। आपको नोचने, लूटने, डराने, हटाने, हराने का काम शुरू हो जाता है। और अहम बात यह है कि ये सब करने वाले सरकार और सत्ता से पनाह पाए हुए लोग होते हैं। मौजूदा दौर का नया भारत उन्हें फ्लाईओवर, बड़े बड़े मॉल्स और एक्सप्रेसवे तो दे सकता है, मगर कानून की हुकूमत देने का कोई इरादा नहीं रखता है। वैसे जो लोग भारत की नेशनलिटी छोड़ रहे हैं या मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आप उन्हें गद्दार या धर्मद्रोही कहकर अपनी नफरत निकाल सकते हैं।
पर ये वही लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो रोजगार पैदा करते हैं, जो वेल्थ पैदा करते हैं। ये लोग वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो किसी देश को बनाता है और तरक्की के रास्ते पर ले जाता है। ये 1 से 2% ही होता है। आपको ठीक से पता नहीं, जहाँ से आपकी रोटी आती है उसके ओरिजिन में कहीं ना कहीं यही लोग हैं। खैर, जिनके पास मौका है वो लंदन में घर ले रहे हैं, फैमिली सेट कर रहे हैं, पूनावाला, अंबानी भी, और वो 8 लाख प्रोफेशनल्स भी जो अमृत काल में भारत छोड़ गए हैं। अहम बात यह है कि जानकारों का मानना है कि आने वाले दौर में ये तादाद और ज़्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल दोस्तों, भारत का पढ़ा लिखा नौजवान देख रहा है कि उसके पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को क्या मिला। राजपक्षे को आज़ादी मिल गई। श्रीलंका का ये फॉर्मर प्रेसिडेंट अपनी दौलत के साथ आराम से सिंगापुर में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। उसके परिवार की दौलत भी उसी के पास है। साथ देने वाले उद्योगपति, ठेकेदार, नेता सभी अपनी अपनी जिंदगियां आराम से गुजारेंगे। देश में रहें या विदेश में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जनता को श्रीलंका में ही रहना है। उसे वो सारा कर्ज चुकाना है जो उसने लिया ही नहीं, जिसे लेने से पहले उससे पूछा भी नहीं गया था। दरअसल दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आराम से जो काम बैलेट के जरिए से हो सकता था, उसे लुटने पिटने के बाद सड़कों पर उतरकर हासिल किया गया। वोट देते वक्त तो दिमाग में सिंघली गर्व और माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत भरी हुई थी। जब श्रीलंका के पोर्ट, हवाई अड्डे और तमाम प्रॉपर्टीज दिन के उजाले में विदेशियों के हाथ लुटाए जा रहे थे, तो श्रीलंका की जनता ने देखने से इनकार कर दिया। प्रॉपर्टी तो पब्लिक थी, पर नफरत पर्सनल यानी निजी थी। तो निजी में तो मज़ा बहुत ज़्यादा है ना, और अब इस मज़े की कीमत सारी ज़िंदगी उन्हें चुकानी पड़ेगी। कर्ज पहले से ही श्रीलंका के तमाम आउटपुट से ज़्यादा हो चुका है। देश आगे चलाने के लिए नई सरकार और भी कर्ज लेगी। इस कर्ज से लंका खड़ा होगा। ज़िंदगी चलेगी तो टैक्स फिर से आना शुरू होगा। इस टैक्स का ज़्यादातर हिस्सा कर्ज चुकाने में जाएगा। दरअसल आने वाले कुछ दशकों का टैक्स यानी नेशनल इनकम कर्ज की किस्तों के तौर पर विदेश जाएगी, और जो 15 साल तक नफरत के बेस पर राजपक्षे का राज चुनने का पेमेंट होगा। टैक्स लेने का मोटिव बेहतर पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना होता है। सरकार आपको अमीर नहीं बना सकती, ये तो सच है, पर वो अपने हिस्से की लूट कम कर सकती है। वो अपना खर्च भी इस तरह से डिजाइन कर सकती है कि आपके खर्च घट जाएंगे। मसलन अच्छे स्कूल, कॉलेजेस और अच्छे हॉस्पिटल्स बनाकर आपके ढेर सारे पैसे वो बचा सकती है जो आप इलाज या एजुकेशन पर खर्च करते हैं। आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ा सकती थी। आपको अफोर्डेबल मकान बनाकर लीज पर दे सकती है। लेकिन श्रीलंका की आने वाली 2 दशकों की सरकार के पास वैसा मौका नहीं होगा। जनता की कमाई का ज्यादातर हिस्सा लूटकर वो विदेश भेजेगी। ये लंकाइयों के लिए एक्सट्रीम पॉवर्टी की राह है। ये सजा अब वहां के लोगों को भुगतनी ही है, क्योंकि उसने राजपक्षे से प्यार किया था। उसकी बाटी नफरत की अफीम चाटी थी। खैर, अब अगर बात भारत की करें तो सच्चाई ये है कि भारत के अगले बजट में कमाई का 60% हिस्सा कर्जों के भुगतान में जाएगा। 70 सालों में जो विदेशी कर्ज 52 लाख करोड़ का जमा हुआ था, वो 8 साल में 125 लाख करोड़ जा चुका है। लेकिन खर्चे भी बेतहाशा हैं। एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। दाल, चावल, दही को लूटा जा रहा है। आपके लंच की 4 रोटियों में से 2 सरकार खा रही है। ये आपकी नफरत की कीमत ही है। इस चमकदार नफरत में आपने दिन दहाड़े डाके को देखने से इनकार कर दिया। बैंकों को डूबते देखा, रिजर्व बैंक का सरप्लस लुटते देखा, डिफॉल्टर्स को भागते देखा,
नौकरियां छूटती देखी, स्कूल, हॉस्पिटल और पेंशन पर डाका देखा और इन तमाम बातों पर आवाज उठाने वालों पर एजेंसियों के छापे भी देखे। लेकिन आप खुश रहे क्योंकि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। नहीं संभले तो ये सजा श्रीलंका की तरह ही आप लोगों को भी भुगतनी पड़ेगी। आखिर हमारे मुल्क की आवाम ने भी तो ठीक वही किया है। मौत के सौदागरों की बाटी अफीम खाई है, कातिल से प्यार किया है। होश आने के बाद बची हुई जिंदगी इस नफरती नशे की किस्तों का पेमेंट करते हुए गुजारनी पड़ेगी। जिनके पास मौका है और जिन्हें आने वाला कल दिख रहा है, वो भारत छोड़ रहे हैं। पर मुल्क की ज्यादातर अवाम इस काबिल नहीं है कि वो भारत के बाहर अपनी दुनिया बसा सके। लेकिन जब वो भी इस रजीम से छुटकारा पाएंगे, अपने घाव और धसे हुए पेट को सहलाते हुए ये सवाल करते पाएंगे कि 4 मुल्लों की चूड़ी टाइट करने से भारत को क्या मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।